Any questions, G, on this question because it's one of the repeat ones. अब जी सेकंड क्वेश्चन। जी 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 शीर। मेरे जाहिर बात है सारा क्वेश्चन ही इवैल्यूएशन उसकी गिर्द है ना कि क्यों इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है जब हम ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स छोड़ के इंडस्ट्रियल गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, गौरव शहीर। अब बी पार्ट, very easy question, and this would have been a good question to choose had this been your paper for CI, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे या तो चॉइस गलत कर देते हैं, एक सेकेंड जी, या चॉइस गलत कर देते हैं या समटाइम्स गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। लाइक इस क्वेश्चन का ये मिड्स में मैंने दिया था अपने मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में, और बच्चों ने बहुत बुरे बुरे आंसर्स किए थे। अब जरा तसल्ली से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। असेस, डिस्कस, सेम थिंग, वेदर द फ्री मार्केट, आपके सामने आ गई फ्री मार्केट, शुड बी यूज टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। अब आपको टाइप्स ऑफ गुड्स माइंड में आ जाना चाहिए। क्या उसका नाम है, प्राइवेट गुड्स, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, यही हमने टाइप्स पढ़ी हैं। फ्री गुड्स तो कोई सेक्टर ही प्रोवाइड नहीं करता, तो उसकी बात तो हम जरा भी नहीं करेंगे। गुड सुबान, शाबाश, कीप कमिंग जी। तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में करवा रहा हूं, क्वेश्चन टू का बी, असेस वेदर फ्री मार्केट शुड बी यूज टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। अब इसके अंदर अच्छा आंसर फ्री मार्केट से शुरू करेगा, नॉट जस्ट डेफिनेशन, एलैबोरेशन। A free market is the one in which resources, non-human resources, are owned, controlled, and operated by private sector. The market forces of demand and supply allocate resources according to consumer choice. There is price mechanism, and price performs its functions of signaling, incentive, rationing, etc. मार्क तो एक ही है, लेकिन एग्जामिनर ऑलरेडी आपका फैन बन चुका है कि इस बच्चे ने कितना अच्छा इंट्रो दिया है मुझे फ्री मार्केट का। तीन बातें, हु ओन्स, व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म। ओन कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैकेनिज्म क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, और उसके सिग्नल्स, इंसेंटिव, रैशनिंग के थ्रू हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम सब गुड्स को असेस करते हैं। फ्री मार्केट डज एंड शुड प्रोवाइड प्राइवेट गुड्स। Private goods are non-excludable, means people can be stopped from consumption by charging a price. They are non-rivalrous in nature. Consumption by one person reduces the availability and benefit for the rest. This leads to no free rider problem. Only those who pay will benefit. And since private sector is geared towards profit, they'll be happy to provide private goods, and not just provide them, they'll do a very good job. They'll allocate resources very efficiently. Consumer choice and sovereignty will rise. Quality will rise. Competition will lead to lower prices and greater innovation. समझ आ गया बेटे? माइंड में रखना है कि मैंने प्राइवेट गुड्स के लिए 4 मार्क्स अटेम्प्ट करने, हालांकि थोड़े एलोकेटेड है। सबको समझ आ गया या एक बार फिर थोड़ी सी बात की जाए? क्विक रिव्यू, ओके। Private sector should and does provide private goods. These are non-excludable in nature, means consumption of people can be stopped by charging a price. They are non-rivalrous in nature. Consumption by one person reduces the availability and benefit for others. There is no free rider problem. Only those who pay will benefit. Therefore, free market will provide them, and not only provide them very efficiently at a low cost using latest technology, improving consumer sovereignty and choice, increasing innovation and quality. समझ आ गया बच्चों? ये आपका पहला डिस्कशन का पार्ट। अब जी हम आते हैं टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स ऑल्सो इंक्लूड मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। अब थोड़ा सा यहाँ उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। कोई बच्चा मुझे बताओ मेरिट गुड्स क्या होती हैं, उसका एग्जाम्पल दो। वेरी गुड, ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट? हाँ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अंडर प्रोड्यूस्ड है, अंडर कंज्यूम्ड है,
A2 के स्टूडेंट्स ये भी बताएं दे हैव एक्सटर्नल बेनिफिट्स फॉर थर्ड पार्टीज व्हिच प्राइवेट सेक्टर डज नॉट कंसिडर. तो इट्स अ मार्केट फेलियर. Private sector does provide them, but provides them at a below socially optimum level. They are underproduced and underconsumed. Hence, there is a market failure. किसी बच्चे को मेरिट गुड्स में मसला, यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर, म्यूजियम्स, सीट बेल्ट्स, इस तरह की एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. तो यहाँ पे हमने उनको कहा कि जी प्राइवेट सेक्टर अंडर प्रोड्यूस करता है, तो साथ ही बोल दो देयर फोर गवर्नमेंट शुड इंटरवीन and either directly provide or subsidize private sector to make the consumption and production optimal level, ideal level. Any reiteration required on merit goods? उसके बाद आ जाओ जी. Another type of private goods which private sector does provide and with a lot of vigor are demerit goods. अब कोई बच्चा मुझे अनस के अलावा डेफिनेशन दो. बीसीपी का कोई बच्चा डिफाइन करें डीमेरिट गुड्स को. जी जी जी, अब सार बोलें. ड्यू टू व्हाट, सॉरी? एक वर्ड सुनना चाह रहा हूं जो नहीं आ रहा. व्हाई आर दे ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड? ड्यू टू लैक ऑफ, yes, lack of information या asymmetric information. ठीक है. They are harmful for consumer, but consumer underestimates their harm due to their addictive nature, instant pleasure. Therefore, private sector geared by profit and having inelastic demand for these goods will end up over providing them. They are overproduced and overconsumed than the optimal level. Here, government should intervene and try to reduce their consumption and production through थोड़ा सा बस नाम ले लो, टैक्सेस, मिनिमम प्राइस एटसेट्रा. ठीक हो गया. अब आखिरी गुड पे आते हैं जी, पब्लिक गुड्स. Public goods are non-excludable. No one can be stopped from consumption legally once they are provided. For example, street lights, lighthouses, national defense, flood defenses. They have non-rivalry in nature, means consumption by one person does not reduce the benefit for others. That is why they are marred by the problem of free rider. Some people pay taxes, the rest benefit for free. Private sector is unable to charge a price for them because they're non-marketable, non-rejectable. Free rider problem है, price charge नहीं की जा सकती. They are a missing market, a massive market failure. They should never provide it because they will not provide them at all. अब इसी एनालिसिस की बेस पे इवैल्यूएशन. टू सम अप, एज डिस्कस्ड अबव, डू नॉट से टू कंक्लूड, वो एक मार्क देने को तैयार हो जाएगा. से टू सम अप, टू इवैल्यूएट कह दो, टू यू नो ब्रिंग इट टू अ फाइनल जजमेंट, इस तरह का वर्ड यूज करो. टू सम अप सिंपल वर्ड है, वो लिखें. Private sector should and does provide private goods because of their profit motive, excludability, rivalry, and no free rider problem. They also provide merit and demerit goods, but since they under or overproduce them, government should intervene to bring the level to ideal. Whereas public sector should only provide public goods because of their non-excludability, non-rivalry, and a free rider problem. Private sector will never provide them. They should not provide them at all. To conclude, private sector should not be used to provide all type of goods in an economy. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई चीज, कोई कंफ्यूजन? कौन से वाले में कंक्लूजन ये है कि फ्री मार्केट शुड नॉट बी यूज टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ गुड्स. दे शुड बी यूज टू प्रोवाइड प्राइवेट गुड्स, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, एंड विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसको ठीक किया जाए. बट पब्लिक गुड्स वो प्रोवाइड सिरे से नहीं करेंगे, तो उनको ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करो. कुछ बच्चे यहाँ कहते हैं कि जी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे पब्लिक गुड्स को, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे दे, प्राइवेट सेक्टर प्राइस नहीं चार्ज कर सकता. वो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा. समझ आ गया? कभी कभी ये कह देता है क्वेश्चन कि एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, डज इट मेक इट अ पब्लिक गुड? एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये प्राइवेट गुड्स हैं, इनकी नेचर ही एक्सक्लूडेबल राइवल है, ये कभी भी पब्लिक गुड्स नहीं हो सकती. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? दिस इज अ वेरी गुड स्कोप क्वेश्चन. किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें.
All right, जी, let's move on to question number 3, my favorite, elasticity. इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा सीआई का स्पेसिमेन आंसर, और वो किसी इकोनॉमिस्ट ने, सीआई एग्जामिनर ने लिखा है। बहुत ही प्यारा आंसर है। टू इलेबोरेट वो टाइम मैनेज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसको पढ़ लें, और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो गया, इट्स अ लॉटरी, आपको वर्ल्ड डिस्टिंक्शन लेने का चांस हो जाएगा, इतना अच्छा आंसर है। विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, एंड कंसिडर विच फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग वेदर द पीईएस फॉर अ गुड इज लाइकली टू बी रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। आज भी मैंने कुछ पेपर्स चेक किए हैं, डिस्पाइट माय रिपीटेड रिक्वेस्ट बच्चे फॉर्मूला मिस कर जाते हैं, या इलास्टिक इन इलास्टिक का मीनिंग बताना भूल जाते हैं। वाई आर यू लूजिंग अ वेरी प्रेस्टिजियस मार्क फॉर जस्ट फॉरगेटिंग दिस डिटेल? 3 3 2, 3 फॉर नॉलेज, 3 फॉर एनालिसिस, 2 फॉर इवैल्यूएशन। जो आपको परेशान कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो सिर्फ 2 मार्क्स हैं। अगर आप 8 में से 6 ले जाओ, 75% है, और आपका 43% पे ए है, यू आर स्कोरिंग अ रिजाउंडिंग ए स्टार। उन 2 मार्क्स की इतनी टेंशन ना लो, वो भी करते हैं, लेकिन पहले आप मुझे कोई बच्चा बताए 3 मार्क्स कहाँ छुपे हुए हैं नॉलेज के। पीएस को डिफाइन करने चाहिए, फॉर्मूला देना है, सेकंड मार्क, और क्या बताना है? हाँ, relatively elastic, relatively inelastic का मतलब, और इसका मतलब ये नहीं है ग्रेटर देन वन लेस देन वन, उसका स्कोर नहीं मिलता, याद रखिएगा, लिख दें लेकिन स्कोर नहीं मिलेगा। कैसे करेंगे, हम बार बार कर चुके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is a measure of degree of responsiveness of quantity demanded to change in the price of the product itself. It's a measure of responsiveness of quantity supplied to a change in price of the product itself. मैंने demanded बोल दिया था। ओके, देखो ये गलती मुझसे भी हो गई, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा। आप टाइम बचाना चाहते हैं, क्यूएस लिखें, कोई मसला नहीं। फॉर्मूला जी, मुझे कोई बच्चा बताए फॉर्मूला। या आई एम हैप्पी, ज्यादा आवाजें आ रही हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों जब बात कर लिया करो, माइक बंद कर दिया करो। मैंने कल रिकॉर्डिंग एक सुनी थी, उसमें आप लोगों के माइक्स कुछ ऑन थे, तो आवाज कट रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। अब्दुल्ला नजीर, गुड दैट यू कमिंग बट कम ऑन टाइम। आखिरी मार्क जी, रिलेटिवली इलास्टिक। अब मैं बच्चा चूज करता हूं, फहद, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, उसी तरह जैसे मैं परसेंटेज प्रोपोर्शनेट तरीके से बोलता हूं। फहद अब्दुल्ला, शहीर थोड़ा वेट करें। जी फहद बताइए। फहद में नॉट बी इन द मीटिंग। हाँ हाँ हाँ, जी 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 बोले। लीड्स टू, ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। अच्छा, अब कोई और बच्चा बोले तो आप हेल्प करते हैं यहाँ पे। बहुत, हाँ, ये बेहतर है। अब माइक बंद कर दें। फहद सुनिए, ये बहुत दफा हम कर चुके हैं। व्हेन ए स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस causes या leads to a greater percentage change in quantity supplied. Relatively inelastic में एक और तरीके से डिफाइन करता हूं फहद, आप लोगों के लिए आसानी के लिए। When a change in price causes a proportionately smaller change in quantity supplied, उससे भी आसान हो गया। रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा प्रोड्यूसर। फहद समझ आया कि नहीं बचे? अच्छा चले, रीट्रेशन दे देते तो मुझे जरा क्लियर होता कि आपको क्लियर हुआ है। चलें जी। इलास्टिक सप्लाई, व्हेन अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस causes a greater percentage change in quantity supplied. In elastic supply, when a greater percentage change causes a smaller percentage change in quantity supplied.
3 मार्क्स इन योर बैग्स, कॉन्फिडेंटली जाओ एनालिसिस की तरफ। हर फैक्टर के हमें कितने मार्क मिलेंगे? एक इलास्टिक का, एक इनइलास्टिक का, एक इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, कितने मार्क्स मिल सकते हैं? नहीं, अब ये नई मार्क्स स्कीम है, एनालिसिस के सिर्फ 3 मार्क्स है हमारे पास। तो 2 फॉर अ वेल एक्सप्लेन्ड फैक्टर मैक्सिमम। पहला फैक्टर लेते हैं जी, नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। मैं आज डिफरेंट वाले करवा रहा हूं। If an industry has a large number of firms, supply is likely to be elastic because anytime price rises, many firms will start increasing supply. There'll be a greater proportionate response to rise in price. समझ आया बच्चों? अब इसी को उल्टा ना कीजिएगा, नया लें। On the other hand, if the business has less storage capacity, they have less stocks of raw material and finished goods available, their supply is likely to be inelastic. Even if price and demand rises, they will be unable to respond quickly and supply will not rise as much as rise in price. थोड़ा rise करेगी। दो साइड हो गई। अब एक और लेते हैं जी इलास्टिक का। If the firm has trained workers, flexible workers, they will be able to produce goods and services in a very quick time. So production process will become shorter. So whenever price rises, they can quickly respond by increasing supply. ठीक हो गया। एक आखिरी कर लेते हैं inelastic का। If the product is perishable in nature, the supply is likely to be inelastic. If price falls, they cannot store it. And when price rises, they cannot release it from the stock to respond to price rise. बेटे सिर्फ प्रोड्यूसर की एबिलिटी टू सप्लाई मोर और लेस, ये है इलास्टिसिटी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दें, ये बहुत दफा किया है। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आज इसको फुल एंड फाइनल क्लियर कर लें। इस वक्त शाय ना हो प्लीज, इस वक्त शाय ना हो। 6 मार्क्स आपके बैग में आ चुके हैं। अब लास्ट वन, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? हमजा असद, कैन यू टेल मी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? जी अनस पूछे, क्या पूछ रहे थे? लास्ट वाला। अगर हमारी प्रोडक्ट पेरिशेबल है, लाइक रोजेस, गुलाब, उनका बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है, उनकी शेल्फ लाइफ लिखिएगा बहुत थोड़ी होती है। सो व्हेन प्राइस फॉल्स, प्रोड्यूसर्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड and reduce supply by storing them, and when price rises, they cannot respond by releasing the product from the stock. Supply will remain inelastic. समझ आ गया अनस? अब मुझे बताएं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमजा आप ट्राई करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक या दो फैक्टर्स कौन से हैं? पीडी। बच्चे कत्ल कर दिया आपने आंसर को। क्वेश्चन पीएस का है, आप पीडी बता रहे हो। बेटे ये फैक्टर्स जो पढ़ रहे हैं हम सप्लाई के, प्राइस, या ये भी अच्छा आइडिया था, कोई मसला नहीं है। एनी ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड, ये भी कर सकते हैं। जिसको भी सब्सटैंशिएट कर दें वो, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल द एग्जामिनर, वो आपको पनिश नहीं करेगा। वैसे इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीईएस आर टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। The more time firms have available, they'll be able to add more capital, they'll be able to respond better to price rises. The more firms that are in the industry, they'll be able to respond quicker to any rise in demand and price. So, in my opinion, number of firms and the time period available at hand will determine the most important factors of PES. अब बेटे जिस बच्चे ने पीडी बोला था, जरा प्लीज कम अगेन, किस रेफरेंस से आपने पीडी बोला था? आई नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि हम इसको क्लियर करें मसला। हम बेटे इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड्स हैं, शॉर्ट रन जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है नई मशीनरी कैपिटल ऐड करने का। सप्लाई इन इलास्टिक रहती है। सोचो बाटा शूज को ऑर्डर आया जी 10 लाख शूज बना दें, वो महीने में नहीं कर सकेंगे, उन्हें फैक्ट्री लगाने का टाइम चाहिए ताकि वो इस बड़े ऑर्डर को फर्निश कर सके, नई मशीनरी लगा सके। जितना टाइम मिलेगा उतनी वो मशीनरी ऐड कर पाएंगे, लॉन्ग रन बन जाएगा और सप्लाई इलास्टिक होती जाएगी। गॉट इट शहीर?
अच्छा, सम किड्स माइट नॉट लाइक इट, लेकिन हाँ, दोबारा बोलें, सॉरी। बिल्कुल कर सकते हो बेटे, जिसको भी लोगे बस सब्सटैंशिएट कर दो। ठीक है। अब मुझे लगा है पीईएस में मसला है, इसको प्लीज आज रात रिवाइज करें। जहां मसला आ रहा है, पास्ट पेपर्स आर अ ग्रेट डायग्नोसिस, देयर लाइक एन एक्सरे, देयर लाइक एन एमआरआई। आपको स्ट्रेट में बताया था मेरा कहां मसला है। क्विक रिवीजन दे रहा हूं पूरे क्वेश्चन की। सम किड्स माइट फाइंड इट overwhelming, overbearing, too much information again and again, but I need to take the whole batch with me. सबसे पहले define PES for 1 mark. Do not miss. It is a measure of degree of responsiveness of quantity supplied to a change in price of the product itself. Formula is PES is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. A relatively elastic supply means when a smaller percentage change in price leads to a greater percentage change in quantity supplied. And relatively inelastic supply means when a greater percentage change in price causes a smaller percentage change in supply. The factors that affect are number of firms in an industry. The greater the number of firms in the industry, the faster they'll be able to respond to any rise in demand and price. Supply will be elastic. Another factor that will influence PES is the availability of raw material stock or finished goods stock available. If businesses have small or low capacity of storage, they will not have a lot of stocks. When price will rise, they will not be able to process the goods into finished goods quickly. Supply will remain inelastic. It will also depend on the production process. If the production process is short, workers are trained and flexible. Whenever price rises, they can quickly switch the workers to making that good which is rising in price. Supply will become elastic. Quick production process था, जल्दी से response करके supply बढ़ा दी। अब हम आए जी, most important in my view are number of firms in the industry and the क्या उसका मैंने बोला था, the workers training and flexibility. जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतनी इलास्टिक, जितने वर्कर्स ट्रेंड एंड फ्लेक्सिबल होंगे उतनी इलास्टिक। सब बच्चों को समझ आ गया? इस क्वेश्चन पे हमने बहुत दफा काम किया हुआ है। अगर स्टिल मसला है तो मुझे बताएं। Cool ji. Part B, assess again, discuss the likely success of any two government policies to make the PES of all agricultural products more elastic. अब यहाँ मार्क्स कैसे लूज होते हैं? बच्चे नहीं, बल्कि नहीं, जो फालतू बात बच्चे करते हैं, दोबारा पीईएस को डिफाइन कर दिया, दोबारा फॉर्मूला दे दिया, दोबारा इलास्टिक इन इलास्टिक, एम ए 5 मिनट जाया किए, कोई मार्क नहीं है यहाँ पे। वो ऑलरेडी आप पहले पार्ट में दे चुके हैं। रेफरेंस दे दो। एज वी ऑलरेडी डिफाइंड एंड गेव फॉर्मूला ऑफ पीईएस, लेट्स मूव ऑन टू द टू पॉलिसीज गवर्नमेंट हैज अवेलेबल। ठीक है। जैसे ही पहले पॉलिसी का नाम लोगे, 1 मार्क नॉलेज का, फिर जब दूसरी पॉलिसी पे जाओगे, नाम लोगे, दूसरा मार्क नॉलेज का आ जाएगा। डोंट हैव टू डिफाइन एंड एवरीथिंग अगेन। हाँ, ये क्वेश्चन पीडी पे होता तो फिर क्वेश्चन सारी बातें चेंज हो गए, फिर फॉर्मूला भी दें, डेफिनेशन भी दें, इलास्टिक इन इलास्टिक का मतलब भी बताएं। अब मेरे बेटे, आई वुड से यूज 3 पॉलिसीज, और माइंड में रख के कोई एक शॉर्ट रन वाली करना और कोई एक लॉन्ग रन वाली, ताकि इवैल्यूएशन में बताओ कि एक शॉर्ट रन के लिए अच्छी है और दूसरी लॉन्ग रन के लिए ज्यादा अच्छी है, ताकि आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हो फॉर अ गुड इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। जी, कोई बच्चा बताएगा जी? एंड आई वुड लाइक न्यू किड्स टू कम एंड स्टेप फॉरवर्ड एंड टेल मी। ईमानिया, मनाल, एनीवन, मुझे बताएं कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास हैं। अब यहां सप्लाई शिफ्ट नहीं करनी, हमने सिर्फ इलास्टिक करनी है। कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं टू मेक सप्लाई मोर इलास्टिक फॉर ऑल एग्रीकल्चर? यहां बच्चे लूज करते हैं। जी जी जी, अनस। सब्सिडीज बिल्कुल ठीक है, सब्सिडीज बिल्कुल ठीक है। एक पॉलिसी और बताएं मुझे। हम्म, बताएं। वेयर हाउस एंड रेफ्रिजरेशन, अब्दुल्ला, वेल डन। मैंने इसी से स्टार्ट करा था। माइक बंद कर दो। तीसरी पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स इज एन एप्लीकेशन। तो लेट स्टार्ट। गवर्नमेंट कैन build refrigeration and warehouse facilities for the farmers. The years where there is surplus produce, बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप हुई है,
ठीक है, प्राइसेस कम होंगी. प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स कैन स्टोर देयर एग्रीकल्चरल गुड्स, देयर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा इन गवर्नमेंट्स वेयर हाउस फैसिलिटी. ठीक है. दिस विल नॉट बी, अब यहां पे ना थोड़ा सा हम करेंगे. सो देयर सप्लाई विल बिकम इलास्टिक. व्हेन प्राइस फॉल्स दे कैन स्टोर देम, एंड व्हेन प्राइस राइजेस दे कैन रिलीज देम. However, there is a problem with all agricultural products. Some are very perishable in nature, like roses, strawberries वगैरह, उनको ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता. तो पॉलिसी मे नॉट वर्क फॉर ऑल एग्रीकल्चरल गुड्स. अब इसकी लिमिटेशन साथ में कर दो. There will be a large expenditure required by the government to build warehousing and refrigeration facilities. The facility may not be updated with new technology. Government के पास funds कम हो सकते हैं. There's an opportunity cost of other areas of spending like education. कुछ फॉलो कर रहे हो, वही बातें बार बार इकोनॉमिक्स में आ रही हैं. फिर आप कह सकते हो. जी बोलें बोलें. यस, स्टॉक डैमेज हो सकता है. गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे उसको मैनेज करने के लिए. स्टॉक ऑलरेडी फुल हो सकता है. कई चीजें आप लिख सकते हो. तो एक बार अगर हम ये 4 मार्क्स पे वापस जाएं, पॉलिसी को आइडेंटिफाई किया. गवर्नमेंट कैन बिल्ड infrastructure like warehousing and refrigeration facilities so that farmers can store their produce when there is abundant crop, and they can take it out when there is a shortage of crops. So when prices rises they can release from the stock. When prices fall they can store in the stock. Supply will become elastic. However, government's buffer stock, sorry, refrigeration facilities may not be up to date with new technology. There's a chance of damage through rains, etc. Some agricultural products are so perishable that they cannot be stored even with good refrigeration facilities. तो all agricultural goods के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है. समझ आ गया बच्चों. अब हम लेते हैं दूसरी. जी मेरा बेटा, जी अनस. हम्म, बहुत वाइड एंगल्ड है, चले. लेकिन मार्क मुझे नहीं नजर आ रहा. वाइड एंगल्ड है, गलत नहीं है. नेक्स्ट जी, सब्सिडीज. अब सब्सिडी के यूजेज को इलास्टिसिटी से लिंक करना है. सब्सिडी विल शिफ्ट सप्लाई कर. आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करनी. गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडीज टू फार्मर्स ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. Farmers can use those subsidies to build their own storage houses. They can train their own farmers, the workers, the laborers, to make them use the latest technology better. They can use that subsidy amount to build up greater stocks of seeds and fertilizers, etc., so that supply becomes elastic. When price rises, they can supply more, get more productive with their land and everything. However, again, this will require large expenditure by the government and lead to a massive opportunity cost of other areas of spending, such as healthcare. दोबारा एजुकेशन ना बोलें, healthcare बोल दें. Lastly, farmers sometimes may misuse the amount of subsidy and become reliant on subsidy and become inefficient. Supply may not become elastic. समझ आ गया बच्चों. एहतियातन एक तीसरी पॉलिसी भी कर देना, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स को अलग कर देना. ठीक है. लिमिटेशंस भी साथ साथ. 8 मार्क्स आ गए. अब मैंने जानबूझ के पहली चूज की थी रेफ्रिजरेशन वेयर हाउसिंग. तो आप कहें बोथ पॉलिसीज कैन बी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग elasticity of supply for all agricultural goods, but refrigeration and warehousing is more effective in short run because it takes lesser time in building these facilities, and not useful for all agricultural goods because some of them are very perishable in nature. Whereas subsidies gives us a long run benefit of being able to use that amount for increasing price elasticity of supply by building own storage units, training workers, which can only happen in long run using latest technology. ठीक है. So in my opinion, these policies are useful. Refrigeration etc. is for short term, to conclude, and using subsidies to enhance the capacity of farmers is more effective in long run. जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस. ये वही पीईएस के फैक्टर्स जो पिछली बार हमने करवाए और उसी को यूज करना सीख गवर्नमेंट कैसे यूज कर सकते हैं. यस बेटे. इवैल्यूएशन में आपने बोलना है कि एज डिस्कस्ड अबव, both building more refrigeration and warehouses and giving subsidies to farmers can increase PES of all agricultural goods, but farmers refrigeration and warehousing facilities
can be done quickly, and that is why it's a short run fix. However, some agricultural products are so perishable in nature that they might not be refrigerated well, and they may lose their quality and they'll be damaged to stock. However, subsidies are a more long run process that will allow farmers to build their own storage capacity, switch to latest technology, tractors, harvesters, train their workers. But this can only happen in long run. As a result, it's more useful in long run. To conclude, in short run, warehousing is better. In long run, building your own stuff from subsidies is better. तो बेहतर दोनों में से सब्सिडीज है। बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अब मैं आपको जरा एक चीज दिखा दूं। बहुत प्यारा आंसर इसका सीआई ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखिएगा। आई होप दिस इज A2 का नहीं है ये। लेट मी जल्दी से देख लूं। व्हाट इज, हाँ ये हमारा वाला ही है। अब देखिएगा कितना, ओह सॉरी, ये तो A2 का, मुझे यही शक पड़ रहा था। स्पेसिमेन पेपर आंसर, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी आंसर है, लेकिन पढ़ लो तो ये पूरा फैक्टर्स ऑफ पीईएस आपके फिट हो जाते हैं। तो आज इसको जरा अच्छी तरह करिएगा। मैं शायद आगे चला गया हूं। यस, देयर वी आर। ये तो सेक्शन ए है जी। सप्लाई साइड रीजन, ये भी सेक्शन ए चल रहा है। मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन था मुझे जो अच्छी तरह याद आ रहा है। ये देखिए, फर्दर डाउन, ये जी क्वेश्चन 3। पहले पीईएस का उसने 6 फैक्टर्स बताए हैं, 3 बहुत है, और एग्जामिनर कमेंट भी यही था कि उसने ज्यादा बताए हैं। ये फिर उसके बाद ये क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज कर सकती है, बहुत अच्छा किया है। सिर्फ इसने एंड पे कंक्लूजन डेवलप नहीं किया तो 1 मार्क कटा हुआ है। ब्यूटीफुल आंसर। प्लीज गो थ्रू इट एट द एंड ऑफ द क्लास। राइट बेटे, बैक टू द पेपर। स्पेसिमेन पेपर जी, ये हमारी माइक्रो कंप्लीट हो गया है। मैक्रो का सेक्शन सी हम एक क्वेश्चन या कम से कम एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी कल करते हैं। कंपेयर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर which of these types of unemployment is likely to be more harmful for an economy. क्रेसेंट, आप लोगों को जो मैंने पेपर दिया था, आई थिंक सिटी को भी सेम था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इससे मिलता जुलता सेक्शन ए में क्वेश्चन था कि वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया में किस में स्ट्रक्चरल या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और कौन सी ज्यादा हार्मफुल है, ये उसी की बेस पे क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट जी। कंपेयर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे बताएं की टर्म्स कौन सी डिफाइन होने वाली हैं, 3 मार्क्स नॉलेज के मुझे बताएं। ओके, अश्लीना इज सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन हम, हाँ, कर दो अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन, लेकिन इसमें मार्क नहीं है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल का एक एक मार्क है, और फिर दोनों को कंपेयर का वर्ड है, उनको डिफरेंशिएट करना, वो थर्ड मार्क है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल। एनीबडी डिफाइन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जी शहीर। Perfect definition. When structure of an economy changes and demand for an entire industry's products falls. ये है जी स्ट्रक्चरल। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट शहीर के अलावा कोई बताए? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ फॉरगॉटन टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे आखिरी 2-4 पेजेस में पढ़ते नहीं है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को बच्चा बताओ। Lower aggregate demand. Perfect. Cyclical unemployment happens during a period of recession when aggregate demand falls. Since workers' demand is derived demand, depends on goods and services, they're also made redundant. Perfect definitions, 2 मार्क्स। अब इन दोनों को डिफरेंट क्या है, कुछ बता सकते हैं? क्या फर्क है दोनों में? जी बोले। हाँ, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्ड मार्क ऑफ नॉलेज। अशीना, कैन यू टेल मी द डिफरेंस?
Different cyclical and Hmm. structural unemployment. So structural unemployment is more dangerous because No, we're not going to the analysis. What's the difference between the two? um, Difference, हाँ जी बोलें शीना. so one is closed like when you have a shift in the structure, and the other is only closed when you have this shift, a temporary shift No, no, in no. the. You're doing totally wrong. Structural unemployment is due to supply side problems. Uh, And सुने बेटे एक बार सुन लें. Structural unemployment is due to supply side problems. And cyclical is due to demand side problems. ये थर्ड मार्क है आपका. समझ आ गया, ये याद रखिएगा. अब उसके बाद जी वो कहता है विच वन इज मोर हार्मफुल. तो अब हम इस पे जा रहे हैं. ठीक है, कॉजेज बताने हैं पहले 3 मार्क्स के लिए. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने 4 कॉजेज पढ़े थे. कोई बच्चा बताएगा मुझे क्यों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है? एंड आई वुड लाइक शहीर समीर के अलावा कोई बताए. हाँ, शहीर समीर के अलावा कोई. कम ऑन बच्चों, इतने लाइक लाइक बच्चे आए हुए हो. कम ऑन टेल मी. शेजल, एनीवन? अश्लीना? what? Causes of structural unemployment. Oh, for example, We need two. shifting economy. No. Let's see, G. Technological advances may lead to structural unemployment. When technology advances, workers' skills become out of date. Hence, capital gradually replaces labor and workers are let go. This is technological unemployment causing structural unemployment. इसमें एक और क्या है जी? Uh, an international good or service replaces local goods or services called international unemployment, part of structural unemployment. दो ही बहुत है, मैं रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ. चेंज इन फैशन टेस्ट एक्सेट्रा में reduce demand for certain handicrafts, certain items which were very popular before, that will also cause structural unemployment. Structural or cyclical? Structural. And एक इंडस्ट्री क्या है ना बेटे, I thought एग्रीगेट structural डिमांड was supply side. सप्लाई साइड है. ठीक है, You said demand. या डिमांड फॉर द गुड, लेकिन सप्लाई अब जरूरत नहीं रही उसकी. ठीक है. नेक्स्ट जी, आप कर सकते हैं रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, हेंस द होल रीजन बिकम्स स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड. रिवीजन कर देता हूं जी. स्ट्रक्चरल क्यों आती है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से, इंटरनेशनल रीजन की वजह से, इंपोर्टेड गुड या सर्विस लोकल को रिप्लेस कर जाती है, फैशन टेस्ट चेंज होने की वजह से एक चीज लोग खरीदते ही नहीं है. लास्टली डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, और स्पेशली अगर वो एक रीजन में लोकेटेड थे तो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, स्ट्रक्चरल का हिस्सा. ये करने के बाद एक बार ये रिवाइज करें आज, इसमें वीकनेस है. फिर जी साइक्लिकल की रीजन क्या है जी? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड. लेट्स से गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कंजम्पशन कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुई, रिसेशन आ गया था, 6 महीने तक जीडीपी गिरता रहा था, इकोनॉमी पूरी डाउनवर्ड मल्टीप्लायर में गई, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हुई. दिस विल बी योर एनालिसिस. Definitions of both, comparison of both, two reasons for structural, two for cyclical. एक एक मार्क हर कब देगा, 3 पे रुक जाएगा. ज्यादा हार्मफुल कौन सी है जी? कौन बताएगा मुझे? Structural. Cyclical, because structural only affects certain declining industries. Cyclical affects the whole of the economy. The complete aggregate demand curve shifts to the left and puts an economy into recession or even a slump. तो वो पूरे मुल्क को अफेक्ट कर रही है, पूरे जिस्म को आ रही है. साइक्लिकल, साइक्लिकल. मैस अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड डेफिशिएंट है. वेल डन शहीद, यू स्पीक मार्क स्कीम. ये 8 के 8 मार्क्स मिलेंगे अगर इस तरह लिखोगे. कहीं पे मिस किया, मार्क्स कट जाएंगे. इसका भी आंसर उसमें है, स्पेसिमेन पेपर आंसर के डॉक्यूमेंट में, देख लीजिएगा. डू वी हैव टाइम? डू वी हैव टाइम? नहीं होगा. मैं वैसे भी 45 मिनट बोला हुआ, तो बस इसको मैं इसी पे रोक रहा हूँ. मैं क्लास रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ. आप मुझे बताएं जी, कोई